स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपको एक खुला मंच प्रदान करता है ताकि खेती किसानी से संबंधित जो भी विषय हम शामिल करते हैं उनके संबंध में आपकी कोई समस्याएं हैं, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो वो सीधे आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मेंथा फसल प्रबंधन पर। बता दें आपको, इसके साथ ही चर्चा होगी मृदा एवं उर्वरता प्रबंधन पर भी। तो बहुत ही अहम विषय है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। बता दें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह जो प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। बता दें आपको ये वैज्ञानिक है मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि आज हम मेंथा फसल प्रबंधन और मृदा एवं उर्वरता प्रबंधन पर चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, इस संदर्भ में कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, मेंथा की खेती ही आप शुरू करना चाहते हैं तो ये सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। बस आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। मेंथा फसल प्रबंधन हमारा एक विषय है, उसी पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो मेंथा की खेती के बारे में डॉक्टर सिंह सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या महत्व है, हमारे किसान अगर इसे अपनाते हैं तो क्या फायदा मिल सकता है? जी मेंथा की खेती करना किसान भाइयों को बहुत अधिक लाभप्रद हो सकता है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करना है, तो मेंथा एक ऐसी फसल है जो इसको पूरा कर सकती है। इसको किसी भी तरह की जलवायु और मिट्टी में उगाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें कीट और व्याधियाँ नहीं लगती हैं और फसल को करने के लिए खर्च भी बहुत कम मात्रा में आता है और विशेष कोई देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें ज्यादा लागत नहीं देनी है, यहाँ पर ज्यादा समय भी नहीं लगता है, ज्यादा मेहनत भी नहीं, कम मेहनत में भी बहुत अच्छी फसल आपको मिल जाती है और जब अच्छी फसल आपको मिलेगी तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी आमदनी भी यहाँ पर अर्जित होगी। तो अच्छी आमदनी अर्जित करनी है तो बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकती है मेंथा की खेती आपके लिए। किस तरह से आप कर सकते हैं, आपके क्षेत्र के लिए कौन सी उन्नत किस्म सही रहेगी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है उस पर नजर डाल लेते हैं। मेंथा को आम बोलचाल में पुदीना कहते हैं। मेंथा की खेती उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में की जाती है। मेंथा की अच्छी उपज के लिए फसल प्रबंधन करें। शाक की फसल होने के कारण मेंथा को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। शुरू में सिंचाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर की जाती है। सिंचाई की संख्या मिट्टी की किस्म पर भी निर्भर करती है। दोमट मिट्टी में 12 से 15 दिन के बाद सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि खेत में पानी का जमाव ना हो। ऐसा होने पर पौधों की जड़ों में हवा का संचार कम हो जाता है जिससे पौधों का विकास रुक सकता है। फसल प्रबंधन के तहत कीट और रोग से भी फसल को बचाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेंथा में कई तरह के कीट और रोग लगने की आशंका रहती है। मेंथा में दीमक लगने की आशंका रहती है। दीमक जमीन से लगे भीतर भाग से घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाती है। इससे मेंथा के ऊपरी भाग को उचित पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिससे पौधे मुरझा जाते हैं। साथ ही पौधों का विकास भी सही तरह नहीं हो पाता। इसकी रोकथाम और फसल को दीमक से बचाने के लिए खेत की सही समय पर सिंचाई करें। साथ ही खरपतवार को भी समय समय पर साफ करते रहें। इसके अलावा माहू कीट भी मेंथा को नुकसान पहुंचाता है। माहू कीट पौधों के कोमल अंगों का रस चूसते हैं। कीट के शिशु और प्रौढ़ दोनों पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। पौधों की बढ़वार भी इनसे रुक जाती है। कीटों के अलावा मेंथा में कई तरह के रोग लगने की आशंका भी रहती है। इन्हीं में से एक रोग है पत्ती धब्बा रोग। ये रोग पत्तियों की ऊपरी सतह पर भूरे रंग के रूप में दिखाई देता है।
भूरे धब्बों की वजह से पत्तियों के अंदर खाना बनाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। पुरानी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। इस रोग से फसल को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। तो जाना अभी आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए कि मेंथा की खेती आप करना चाहते हैं तो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ से हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डॉक्टर मनोज का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मनोज, जब हम बात करते हैं मृदा प्रबंधन की तो ये क्यों खास हो जाता है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में बताएं। देखिए, कोई भी फसल हमको लेनी है, चाहे हमको फसल लेनी हो अनाज वाली, चाहे बागवानी करनी हो, चाहे सब्जी का उत्पादन करना हो, सबसे पहले हमें मृदा का जो प्रबंधन है वो करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि स्वस्थ मृदा होगी तो हमारा उत्पादन निश्चित रूप से अच्छा होगा। जी बिल्कुल, अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तभी तो हम अपनी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी बरकरार रख पाएंगे और अच्छी पैदावार भी यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी मिट्टी का प्रबंधन सही तरीके से करें, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सके। कैसे कर सकते हैं हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पौधों के विकास के लिए मिट्टी द्वारा पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने को मिट्टी की उर्वरता कहते हैं। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए मिट्टी में उचित जल निकास और हवा का संचार होना जरूरी है। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर बनाए रखें। समय समय पर खरपतवार साफ करते रहे। मृदा अपरदन न होने दे। फसल चक्र को अपनाएं। फलीदार फसलों की खेती करें। खेत में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करें। इसके अलावा आप जैविक खाद का इस्तेमाल करके भी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। मिट्टी की सेहत की जांच कराना भी जरूरी है। इसके लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मकसद मिट्टी को उपजाऊ ही नहीं बल्कि गुणवान बनाना भी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपके खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे उसमें कितनी कितनी मात्रा किन किन पोषक तत्वों की है और कौन कौन सा उर्वरक किसानों को अपने खेत में उपयोग करना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 पैरामीटरों जैसे NPK यानी मुख्य पोषक तत्व, सल्फर यानी गौण पोषक तत्व, जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन यानी सूक्ष्म पोषक तत्व और pH, इसी के संबंध में उनकी मिट्टी की स्थिति निहित होती है। इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करके भी आप मिट्टी की उर्वरता प्रबंधन कर सकते हैं। जैविक खाद का उपयोग करने से जमीन की गुणवत्ता में सुधार होता है। भूमि की जल धारण करने की क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना कि मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखना कितना जरूरी है और उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं मेंथा की खेती को अपनाकर अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, कम लागत में अच्छी उपज हासिल की जा सकती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस क्षेत्र के किसान इसकी खेती को चुन सकते हैं या फिर देश भर में इसकी खेती की जा सकती है? जलवायु कैसी होनी चाहिए? जी, मेंथा की फसल सभी प्रकार की जलवायु में हो सकती है और लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में भी इसको लगाया जा सकता है। केवल चिकनी मिट्टी मेंथा के लिए उपयुक्त नहीं होती। जी, तो हमारे सभी किसान इसको उगा सकते हैं और इससे लाभ कमा सकते हैं। जी, तो हर प्रकार की मिट्टी यहाँ पर उपयुक्त है इसकी खेती के लिए और हर तरह की जलवायु में किया जा सकता है इसका उत्पादन। तो हम कह सकते हैं कि देश भर में कहीं भी हमारे किसान इसे चुन सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, मेंथा कितने प्रकार के होते हैं? इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारे किसानों को। मेंथा की मुख्यतः 4 स्पीसीज हैं जिनकी खेती की जाती है। इसमें नंबर 1 है मेंथा अर्वेंसी, जिसे जापानी मिंट भी कहते हैं। दूसरी है मेंथा बाइपरीटा और जिसे पेपरमिंट तैयार होता है। तीसरी है मेंथा स्पिकाटा, जिसकी हम चटनी वगैरह खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। और चौथी है मेंथा
सिट्राटा। तो ये मुख्यतः 4 स्पीसीज हैं जिनकी खेती की जाती है, लेकिन मुख्यतः जो मेंथा आर्वेंसिस है जिसे जापानी मिंट कहते हैं और उससे मेंथोल निकाला जाता है, उसको ही अधिकतर ग्रो किया जाता है। जी बिल्कुल, तो इतने प्रकार की होती है मेंथा, आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं, अपने खेत में से लगा सकते हैं। किस तरह की तैयारियां करनी है बताएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं विदिशा से, जान लेते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो, हाँ नमस्कार छत्र सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, ये बोल रहे थे मेंथा की जो होती है प्रजाति वो कैसे की जाती है मैम? मेंथा आप लगाना चाहते हैं? जी आप प्रजाति के बारे में जानना चाहते हैं? जी मैम। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? विदिशा मेंथा- मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं हमारे किसान। मेंथा की मुख्य प्रजातियां हैं हाइब्रिड 77, MAS1, शिवालिक, गोमती, कुशाल, सक्षम, कोसी, बहुत सारी प्रजातियां हैं। और इसके अलावा मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या किसी भी ICR के अनुसंधान संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी प्रजाति उपलब्ध है उसको लेकर खेती कर सकते हैं। जी, जो क्योंकि लोकल अगर हम देखते हैं स्थानीय जो किस्में अगर चुनते हैं किसान तो ज़्यादा फायदा उनको मिलता है। तो इसके लिए आप निकटतम जो भी KVK है, कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ का भी रुख कर सकते हैं। अन्यथा हमारे विशेषज्ञ ने तो आपको यहाँ से किस्मों का जानकारी दे ही दी है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर मनोज का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर मनोज, आपने बताया कि अगर हम खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमें हमारी फसलों की अच्छी उपज यहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए हमारी सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस पर आप हमारे किसानों को क्या जानकारी देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे किसान इससे जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी जानकारी नहीं रखता है। देखिए किसान भाइयों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारी खेती में। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की, सबकी ये मंशा है कि हमारी जो कृषि से आय है किसानों की वो 2 गुनी हो जाए। जी। तो 2 गुनी तभी संभव है जब सबसे पहला हमारा उसमें आयाम होना चाहिए कि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको हर छोटी से छोटी जानकारी, जैसे कि आपकी मिट्टी की प्रकृति क्या है, आपकी मिट्टी का pH मान क्या है, और इसके साथ साथ जो उसमें पोषक तत्व हैं वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में किसान को देना है, इन सब चीजों का उसमें समावेश रहता है। तो किसान यदि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अपनी मिट्टी के जांच करवाकर यदि उर्वरकों का प्रयोग करता है संतुलित मात्रा में, तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी और हमारा जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि पिछले 2 दशकों में हमने अपनी मिट्टी को बीमार किया है, हमने अंधाधुंध। जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, आपको माफ कीजिएगा, यहाँ पर रोक रहे हूँ। मिट्टी हमारी बीमार जरूर हुई है, अब हमें उसे ठीक करने की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हमारे साथ, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त श्याम प्रकाश जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार राम प्रकाश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, अपना सवाल पूछिए। अरे मुझे मृदा परीक्षण कराना था खेत का। जी आज वो कहाँ से कराऊं? जी, आप एटा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज, क्या सलाह देंगे हमारे किसान भाई को? देखिए, जागरूक हो रहे हैं हमारे किसान की मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं, तो कहाँ रुक कर सकते हैं ये? देखिए राम प्रकाश जी, आप एटा जनपद के रहने वाले हैं, तो आप 2 जगह से अपना परीक्षण मिट्टी का करा सकते हैं। या तो आप कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ में स्थित है, वहां से आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। दूसरा, कृषि विभाग के जो उप निदेशक कृषि के कार्यालय हैं वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित हैं। वहां पर यदि आप अपनी मिट्टी का नमूना ले जाते हैं तो वहां से आपकी जांच हो सकती है। लेकिन आपको नमूना निकालने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में भी जानकारी दे दे डॉक्टर मनोज कि हमारे किसान नमूना निकालें कैसे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, क्योंकि किसानों को अगर नहीं पता होगा तो सही तरह से जांच भी नहीं हो पाएगी। इस पर क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मिट्टी का नमूना जितना अच्छा होगा उतना उसका परिणाम अच्छा हमको मिलेगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आपके घर में यदि कोई सदस्य बीमार होता है तो आप
डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जितनी भी जांच लिखता है तो आप कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी पैथोलॉजी में जाकर हम उसकी जांच करवाएं, जिसके आधार पर हमारा डॉक्टर जो है वो हमारे मरीज का अच्छा उपचार करे। उसी प्रकार से हमारी मिट्टी है, जब तक हमको मिट्टी को अपनी उसमें नहीं शामिल करेंगे, अब हम मिट्टी का परीक्षण ढंग से नहीं करवाएंगे तो हमारा निश्चित रूप से उत्पादन नहीं अच्छा होगा। मिट्टी का नमूना निकालने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को करना यह है कि कहीं वो खेत का जो 4 से 5 जगह है उसको चिन्हित कर लें और चिन्हित करने के बाद वहां पर 6 इंच या 15 सेंटीमीटर का वी आकार का, इंग्लिश के वी आकार का गड्ढा बनाएं और गड्ढा बनाकर उस खेत की मिट्टी उसको निकाल दें गड्ढे की। उसके बाद जो आपके वी आकार के 6 इंच या 15 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार हुए हैं उसमें खुरपी की सहायता से ऊपर से नीचे की तरफ परत काटें और उस मिट्टी को आपस में मिला लें। मिलाने के बाद उसके 4 भाग करें। 4 भाग करने के बाद आमने सामने के शेष भाग ले लें और शेष 2 भाग हटा दें और इसके बाद फिर उसको पुनः मिला दें आपस में जो दो भाग लिए हैं, फिर उसके 4 भाग करें और इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक 400 से 500 ग्राम मिट्टी शेष न रह जाए। इस प्रक्रिया का करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे पूरे खेत का प्रतिनिधित्व एक मिट्टी का नमूना करता है। तो जब हम जितना अच्छी प्रकार से उसको मिलाएंगे उतना अच्छा हमारा नमूना तैयार होगा और उसको ले जाकर वहां पर उसमें संपूर्ण कृषक विवरण, अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम और कौन सी फसल बोई थी और कौन सी फसल बोने जा रहे हैं उसका विवरण लिखने के बाद इसमें साथ साथ खेत का खसरा नंबर जरूर लिखें। नहीं तो किसान के पास कई खेत होते हैं, यदि वो इस खेत का नंबर नहीं लिखेगा, खेत की पहचान नहीं लिखेगा, तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन से खेत की मिट्टी की यहाँ पर जांच हुई है। तो देखिए बहुत ही विस्तार से सरल भाषा में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि मिट्टी की जांच करवाना क्यों जरूरी है और किस तरह से आप नमूना लेकर जा सकते हैं। अपने खेत से आपको मिट्टी निकालनी है, नमूना निकालना है, जो परीक्षण केंद्र है वहां का रुख करना है और क्या क्या विवरण आपको देना है, जानकारियां देनी है, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। अब आपको इन्हीं सब बातों को जरूर में ध्यान रखते हुए अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवानी है और किस तरह से अपने खेत को आप स्वस्थ बना सकते हैं, मेंथा की खेती को और किस तरह से अपना सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मेंथा फसल प्रबंधन और मृदा एवं उर्वरता प्रबंधन पर। आपके पास कोई भी सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर से हमें कॉल किया है भूपेंद्र जी ने। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जय हिंद मैडम। जय हिंद सर, बताएं अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं भूपेंद्र का सारवा बोल रहा हूँ मैडम, छत्तीसगढ़ से जी। वो जो मेथा है ना, जो मेथा है उसका ना पत्ती ना व्हाइट टाइप का हो रहा है, सफेद सा हो रहा है मिट्टी। हाँ, सफेद फफूंद टाइप का, छेदा टाइप का कुछ नहीं होता है उसमें। फफूंद सा लग रहा है डॉक्टर सिंह, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? उसका दवाई चाहिए था। अच्छा, वो उसका जानकारी मतलब। जी वैसे तो हम सही उसको देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वो लीफ ब्लाइट होगी और उसमें डाइथेन M45 का 0.2% के घोल का इस्तेमाल
करना चाहिए, उससे ठीक हो जाएगा। जी, तो ये दवाई या ये बेहतर होगा कि जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर वो पत्तियाँ ले जाएं और कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो उनका परीक्षण करके उनको सही तरीके से बता सकते हैं कि ये कौन सा रोग है और इसके लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर सिंह आपसे ही जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया कि हमारे देश भर में किसान इसकी खेती कर सकते हैं और किस तरह की कितने प्रकार की होती है। अब आपसे जानना चाहेंगे सही समय क्या रहता है, क्या अभी के समय कर सकते हैं या फिर कोई निश्चित समय रहता है? जी जी, मेंथा की फसल दो प्रकार से की जाती है, एक तो वार्षिक फसल होती है और एक अर्धवार्षिक फसल होती है। तो जो किसान वार्षिक फसल करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही समय है नर्सरी लगाने का। 1 हेक्टेयर की फसल के लिए लगभग 200 वर्ग मीटर की नर्सरी की आवश्यकता होती है। उसमें काफ़ी अच्छी तरह से गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और उसमें इस समय खूब घनी मात्रा में जड़ें लगा दें। इसके साथ समय समय पर उसकी सिंचाई करते रहें तो इसकी नर्सरी लगभग जनवरी के अंतिम सप्ताह में तैयार हो जाती है और जो सकर्स हैं उनको फरवरी में खेत में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। जी, तो नर्सरी लगाने के लिए बिल्कुल सही समय चल रहा है, तो किस तरह से नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं हमारे किसान? जी जी, जैसे मैंने बताया कि 200 स्क्वायर मीटर 1 हेक्टेयर की फसल के लिए आवश्यकता होती है और लगभग 500 किलोग्राम सकर्स 1 हेक्टेयर की फसल में रोपाई करने के लिए पर्याप्त होते हैं। जी। तो उसमें अच्छी तरह खाद मिलाएं और फिर उसमें घनी मात्रा में जड़ें लगा दें। इसके बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और जनवरी के अंतिम सप्ताह में लगभग 10 सेंटीमीटर के सकर्स हो जाते हैं और उसके बाद उनकी फरवरी के महीने में रोपाई की जा सकती है। जी, तो देखिए नर्सरी लगाने के लिए बिल्कुल सही समय चल रहा है, किस तरह से आपको नर्सरी तैयार करनी है और रोपाई का सही समय क्या है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इस तरह से आप मेंथा की खेती की अभी के समय भी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मनोज का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर मनोज, आप ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर रहे थे कि हमारी जो खेत की मिट्टी है वो बीमार हो चुकी है क्योंकि हमने अत्यधिक यहाँ पर रसायनों का इस्तेमाल कर लिया है। इसका किस तरह का असर हमारी मिट्टी पर पड़ा है, इस पर क्या जानकारी देंगे आगे? देखिए, जो हमारी मिट्टी के परीक्षण हो रहे हैं लगातार, उसमें परीक्षण परिणामों में ये परिलक्षित हो रहा है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो पर्याप्त मात्रा में डाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी परिलक्षित हो रही है, जैसे कि जिंक है, सल्फर है और इसके साथ साथ अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी परिलक्षित हो रही है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानने की आवश्यकता है कि देखिए, कोई भी एक पोषक तत्व किसी दूसरे का विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छी पैदावार लेने के लिए हमको हर पोषक तत्व की जितनी मात्रा हमको मृदा स्वास्थ्य कार्ड में लिखी है उसकी पूर्ति हमको करने की आवश्यकता है। उसके आधार पर ही हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी, तो हमको हर पोषक तत्व की पूर्ति करने की आवश्यकता है। दूसरा, देखिए, जो हम गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद पहले जो प्रयोग करते थे अपने खेतों में, उसको हमने धीरे धीरे कम कर दिया है। और जब आप सभी लोग जानते हैं, हमारे किसान भाई जानते हैं कि जो हम गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद प्रयोग करते थे उसमें हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु होते थे वो बहुत अच्छी तरीके से पनपते थे और सूक्ष्म जीवाणुओं का जो योगदान है हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखने में, हमारी मिट्टी की मृदा उर्वरता को बढ़ाने में, वो बहुत बड़ा उनका अहम रोल था। लेकिन जब हमने 2 दशक पहले अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग शुरू किया, अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिसके कारण वो हमारे मित्र कीट जो थे वो धीरे धीरे हमारी मिट्टी से विलुप्त हो गए। तो उनको हमको जीवित रखना है और जितना ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हमारी मिट्टी में होंगे उतना ही हमारी मिट्टी का जीवांश कार्बन बढ़ेगा और जीवांश कार्बन का मृदा की उर्वरता को रखने में बहुत बड़ा योगदान है। हमारी मिट्टी में जो स्वस्थ मृदा है उसमें जीवांश कार्बन की प्रतिशतता 8 से 10% होनी चाहिए, लेकिन जो मृदा परीक्षण के लगातार परिणाम आ रहे हैं उसमें 0.3 से लेकर 0.4% तक जीवांश कार्बन की प्रतिशतता आ रही है, जो कि बड़ी चिंताजनक है। उसमें हमको गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डालनी है, उसके साथ साथ संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना है। जायद में हमको हरी खाद का समावेश अपनी मिट्टी में अवश्य करना है, क्योंकि हरी खाद जो है वो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ा उसका योगदान है। तो हरी खाद को हमको अपनी मिट्टी में अवश्य
सड़ाना है और जी। सड़ा के हमको अपना उत्पादन बढ़ाना है। जी बिल्कुल, तो देखिए खाद का इस्तेमाल आपको सही करना है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर मनोज ने कही है कि हरी खाद को अपने खेत की मिट्टी में सड़ाना है और अपने उत्पादन को इसी तरह से आपको बढ़ाना है। ये बात जरूर जहन में रखिए कि मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की सीतापुर से हमें कॉल किया है सत्येंद्र जी ने। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा मैडम सवाल ये है कि इसके लिए मेंथा के लिए कौन सी खाद उचित रहेगी? जी, मेंथा के लिए किस तरह की खाद सही रहेगी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? सत्येंद्र जी, मेंथा की फसल लेने के लिए जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो पहली जुताई गहरी जुताई हैरो से करनी चाहिए और उसके बाद कल्टीवेटर से 2 क्रॉस जुताई करनी चाहिए। तो उन कल्टीवेटर से जुताई करने से पहले उसमें 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी उपलब्ध हो वो उसमें मिला देना चाहिए। इसके बाद उसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फॉस्फोरस और 37 किलोग्राम पोटास। परंतु मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हमें कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी की जाँच करानी चाहिए। तो आपको मिट्टी की जांच करानी, निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं और जांच के बाद जो रिकमेंडेशन, जो संस्तुति वो करते हैं उस तरह से फर्टिलाइजर डालने चाहिए। और अगर किसी कारणवश आप मृदा की जांच नहीं करवा पाते हैं तो ये संस्तुति की जाती है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फॉस्फोरस और 37 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। इसके अलावा खेती की जुताई के समय ही उसमें 200 किलोग्राम जिप्सम भी मिलाना चाहिए। और अगर खेत में दीमक या कटवर्म की समस्या है तो उसी समय लगभग 20 किलोग्राम फोरेट टेंजी ग्रेन्यूल भी मिला देने चाहिए, जिससे जब फसल लगेगी तो उसमें दीमक या कटवर्म का प्रकोप नहीं होगा। जी, तो आपको जानकारी मिल गई है कि किस तरह से आपको खेत की तैयारी यहाँ पर करनी है, खाद कितनी मात्रा में लेनी है। लेकिन अगर आप पहले मिट्टी की जांच यहाँ पर करवा लेंगे तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, इससे ही मुझे एक सवाल याद आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारे किसान अक्सर क्या करते हैं, एक बार मिट्टी की जांच करवा ली वो सही है, फिर सालों मिट्टी की जांच नहीं करवाते, ये कह के कि हमने एक बार तो करवा ली है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसानों को कि कितने समय के अंतराल पर उन्हें मिट्टी की जाँच करवानी चाहिए? देखिए, किसान भाइयों को ये गलत है कि हम एक बार मिट्टी की जांच करवा लिए तो कई साल तक वो चलेगी। लेकिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड यदि हमने एक बार बनवा लिया तो हम 3 साल तक उस मिट्टी के जो मिट्टी की रिकमेंडेशन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उचित सलाह ये है कि आप प्रत्येक कटाई के बाद अपने खेत की मिट्टी का नमूना निकाल कर और उसकी जांच करवाएं। अगर आपको उसकी जांच निरंतर करवाते हैं तो आपको पता चलता रहेगा जो भी आप संतुलित उर्वरक दे रहे हैं उसके क्या फायदे हैं और जो अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया उसके क्या नुकसान है। दोनों चीज का आपको पता चलता रहेगा। तो प्रत्येक कटाई के बाद जब हमारे खेत खाली हो तो आप मिट्टी का नमूना लेकर उसको पास में कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विभाग के ऑफिस हैं, वहां पर जांच जरूर करवाएं। और सरकार द्वारा जो ये योजना चलाई जा रही है बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें उनका किसान भाई का कोई पैसा नहीं लगना है और पूरे जो 17 पोषक तत्व हैं उसकी जांच करके वो परिणाम आपको मुफ्त में मिल रहे हैं। तो उसका लाभ उनको जरूर लेना चाहिए, तभी हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी। जी, तो आप लाभ लीजिए। हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की है, आपकी सहूलियत के लिए की गई है। आपको कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। हर कटाई के बाद आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं जिससे पता चल सके कि अब किस चीज की कमी है या किस चीज की अधिकता हो गई है। तो उसके अनुसार ही आप सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं अपने उर्वरकों का और अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछिए नंद स्वरूप जी। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्ते। मैं जानना ये चाहता हूँ मिट्टी की जांच किस मौसम में किस समय करानी चाहिए, 1 एकड़ में कितने स्थान से नमूने लेने चाहिए, कौन सा औजार का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सही रिपोर्ट आ सके? जी, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर से मैं उनसे गुजारिश करूंगी डॉक्टर मनोज बताएं हमारे कॉलर के सवालों के जवाब। आप कब कब करवानी चाहिए, कौन सा मौसम सही रहता है, कितनी 1 एकड़ में कितनी जगह से ले सकते हैं और औजार कौन सा इस्तेमाल करें? जी देखिए नंद किशोर जी, आप मिट्टी की जांच यदि आपको करवानी है
तो औजार जो आपको प्रयोग करने हैं वो खुरपी की सहायता से कर सकते हैं या ऑगर आता है, ऑगर की सहायता से आप सैंपल निकाल सकते हैं। तो खेत की मिट्टी के लिए औजार जो हैं वो दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, एक ऑगर और एक खुरपी। दो चीजों से आप निकाल सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि हम किस समय निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक कटाई के बाद जब हमारे खेत खाली हो वहां पर आप नमूना निकालिए और नमूना निकालने के बाद उस खेत की मिट्टी की जांच के लिए उसको भेज दीजिए। 1 एकड़ में आपने पूछा है कि आपको कितने जगह से नमूने लेने चाहिए। देखिए, यहां पर आपको आवश्यकता यह है कि जैसे आपने 1 एकड़ का खेत लिया, 1 एकड़ में आप देख लीजिए कि आपने 5 से 6 जगह चिन्हित कर ली, लेकिन वहां पर सावधानी ये बरतिए कि मेड़ दांड़ से कम 1 से 1.5 फीट छोड़ दीजिए। वहां से आप मिट्टी का नमूना कतई मत लीजिए। दूसरा, उस जगह का नमूना मत लीजिए जहां पर किसी भी पेड़ की छाया मार रही हो, उस जगह का नमूना आपको कतई नहीं लेना है, क्योंकि उसके परिणाम सही नहीं प्राप्त होंगे। तीसरा, सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है कि जहां पर आपने तुरंत किसी रासायनिक उर्वरक या खाद का प्रयोग किया है, तो उस जगह से नमूना आपको लेने पर आपको जो है सही परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये तो सावधानी की बात हो गई। और जो 5 से 6 जगह चिन्हित की हैं, वहां से आप ऑगर की सहायता से या खुरपी की सहायता से 6 इंच या 15 सेंटीमीटर के गड्ढे की मिट्टी निकालकर उसको नमूने के लिए भेज दीजिए। दूसरा, यदि आपको बागवानी करनी है उस खेत में, तो बागवानी के लिए 6 इंच या 15 सेंटीमीटर पर्याप्त नहीं होता। 6 इंच या 15 सेंटीमीटर का गड्ढा अनाज वाली फसलों के लिए, सब्जी वाली फसलों के लिए पर्याप्त होता है। यदि आपको बागवानी करनी है, उस जगह की मिट्टी की जांच करवानी है, तो 30 सेंटीमीटर का गड्ढा आपको खोदकर वहां से आपको नमूना निकालना है और उसको जांच के लिए भेजना है। जी, तो नंद स्वरूप जी, आपके जितने भी सवाल थे विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने उनके जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं अब आप अच्छे से नमूना निकाल कर अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएंगे। और इसी के साथ हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। हमारी चर्चा लगातार जारी है मेंथा फसल प्रबंधन और मृदा एवं उर्वरता प्रबंधन पर। आपके पास कोई भी सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस वक्त। आप अपने सवाल हमसे पूछिए, हमारे विशेषज्ञ आप तक उनके जवाब जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुक कर लेती हूँ मैं। डॉक्टर सिंह, आप लगातार बता रहे हैं कि फरवरी का जो महीना है या फिर जनवरी का जो अंतिम सप्ताह है उसमें हमारे किसान रोपाई कर सकते हैं, तो ऐसे में रोपाई करते समय सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? रोपाई करते समय ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि 10 सेंटीमीटर के सकर्स होने चाहिए जिनको 5 सेंटीमीटर नीचे जमीन में गाड़ देना चाहिए और 5 सेंटीमीटर ऊपरी भाग है वो ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही हम सकर्स को लगाते हैं उसमें तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आपको यहाँ पर रोपाई करनी है। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से विनोद कुमार जी, उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछे विनोद जी। हाँ जी, हमारा सवाल यह है कि हमारा जो आप अपने टीवी पर ध्यान मत दीजिए, सीधा हमसे सवाल पूछिए। जी 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 पूछिए अपना सवाल। हमने मिट्टी की जांच कराई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमने बनवाया है जी 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 हम आप सीधे बात कर रहे हैं। पूछिए। हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया है भी जी। हम यूपी लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं। हाँ। तो इसमें हमारी जो रिपोर्टें दिया है इसमें जितना ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इनका कुछ आंकड़ा नहीं दिया है इसमें कि हाँ कितना है कितना नहीं, एकदम नील कर दिया है, सब नील कर दिया है। जी बिल्कुल, इसके बारे में डॉक्टर मनोज से हम जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर मनोज, इसके बारे में कुछ विवरण ही नहीं दिया गया है, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसमें एक तरफ सूक्ष्म पोषक तत्वों का रहता है, एक तरफ हमारे जो गौण पोषक तत्व हैं उनके बारे में रहता है। तो नील कर दिया है तो वहां पर यदि इनके खेत में हो सकता है कि उन तत्वों की, लेकिन वहां पर वो गलत है कि हर तत्व की कमी मतलब हर तत्व की पूर्ति तो उसमें नहीं होगी, कुछ न कुछ उसमें जो कंप्यूटर से जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड निकला उसमें कुछ गड़बड़ी है। आप पुनः वहां पर ले जाएं, मृदा नमूना ले जाएं और उसमें कहें कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच हमको अनिवार्य रूप से करके दीजिए, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों का अपने खेत में अहम योगदान होता है। तो आप उनसे एक बार अनुरोध कर लीजिए कि हमको सूक्ष्म पोषक तत्वों की सही जांच करके दे दीजिए। जी, तो आप एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आपकी मिट्टी की जांच एक बार फिर से हो जाए, क्योंकि इनके बारे में भी जानकारी होना सॉइल हेल्थ कार्ड में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी आपूर्ति अगर सही तरीके से ना हुई तो फिर मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर कैसे होगा। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर मूलचंद, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि किस तरह से रोपाई कर सकते हैं, लेकिन रोपाई के बाद एक बड़ी समस्या आ जाती है, खरपतवार आ जाते हैं हमारे खेतों में। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्या हमारे किसानों को आप सलाह देंगे? मैं किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि खरपतवार हमारी फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं सनलाइट के लिए, मॉइस्चर के लिए और पोषक तत्वों के लिए। तो यदि हम खेत से खरपतवार नहीं निकालेंगे तो हमारी फसल की उपज पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा और फसल की उपज बहुत कम हो जाएगी। इसलिए जहाँ तक मेंथा की फसल का प्रश्न है तो किसान भाई उसकी रोपाई के बाद रोपाई के लगभग 1 महीने बाद उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आते हैं, तो पहली निराई गुड़ाई 1 महीने बाद करने की आवश्यकता होती है। या किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि उसमें खरपतवार नाशी का छिड़काव कर सकते हैं। यदि खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें पेंडीमेथिलीन के 1 लीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें, तो जिससे बहुत सारे खरपतवार मर जाएंगे और उसके बाद उनको अगर निकालेंगे तो उसमें फिर से खरपतवार नहीं आएंगे। इसके अलावा किसान भाई जब हम उसको डिस्टिलेशन से हम मेंथोल निकालते हैं तो जो अवशेष बचता है जिसको स्पेंट ग्रास कहते हैं, तो रोपाई के बाद
दो पंक्तियों के बीच में जो जगह है उसको फैला सकते हैं, तो उससे जिसे मल्चिंग कहते हैं, तो मल्चिंग इफेक्ट से खरपतवार उगेंगे ही नहीं, और उसके बाद में वो जो मल्चिंग है खेत में मिल जाएगी, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, काफी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जब हम पहली कटाई लेते हैं तो उसके बाद भी लगभग 1 सप्ताह के बाद या 15 दिन के बाद खरपतवार फिर उगने लगते हैं, तो उस समय भी एक निराई गुड़ाई हो से कर सकते हैं या रोटरी वीडर से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, खरपतवार ना केवल हमारी फसलों की बढ़वार पर असर डालते हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी उनका असर होता है। उसके लिए किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बता दें आपको, बालेश्वर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। मेंथा की खेती करनी कह रहे हैं जी, हम करने के साथ वो हो जाएगी कैसे? मेंथा की खेती आप करना चाहते हैं? हाँ जी। तो उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? जी, डॉक्टर मूलचंद क्या कहना चाहेंगे? मेंथा की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, सहारनपुर से बात कर रहे हैं। हाँ जी, सहारनपुर में आप मेंथा की खेती कर सकते हैं। यदि आप 1 वर्षीय खेती करना चाहते हैं तो अभी जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान से आप मेंथा की जड़ें ले लीजिए और नर्सरी लगा दीजिए, और ये नर्सरी में सकर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक तैयार हो जाएंगे और फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप बुआई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। यदि आप अर्धवार्षिक फसल लेना चाहते हैं, जैसे आप अगर आलू की फसल लेना चाहते हैं या गेहूं की फसल लेना चाहते हैं, और जैसा कि सहारनपुर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तो वहाँ पर लोग आलू या गेहूं की फसल लेना पसंद करते हैं, तो आप गेहूं या आलू की फसल की कटाई के बाद भी मेंथा लगा सकते हैं। तो आप अप्रैल के महीने में या मई के महीने में भी मेंथा लगा सकते हैं, और इस प्रकार मई और अप्रैल और मई के महीने में लगाई गई मेंथा की फसल से आप 2 कटाई कम से कम ले सकते हैं, और वार्षिक फसल से 3 कटाइयाँ ली जाती हैं। तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप मेंथा की खेती ज़रूर करें, क्योंकि जो जायद का सीजन है वो किसान भाई खाली छोड़ देते हैं, तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। और अगर करनी है तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें, नर्सरी लगा दें, या नर्सरी नहीं लगा पाते हैं तो जो भी फसल आप लेना चाहते हैं उससे पहले आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर वहाँ से उसकी जड़ें ले सकते हैं और उसको खेत में लगा सकते हैं, सीधा खेत में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। तो हम खरपतवार के बारे में इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि खरपतवार जो है हमारी फसलों की बढ़वार पर तो असर डालते ही हैं, साथ ही साथ हमारी खेत की मिट्टी पर भी इनका असर होता है। तो डॉक्टर मनोज, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खरपतवार हमारी मिट्टी की उर्वरता प्रबंधन को प्रभावित करते हैं, तो वहां पर अच्छी प्रकार से कोई भी फसल हम लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले सबसे अच्छी प्रकार से उसकी जुताई करके अपनी मिट्टी को भुरभुरी बना दें। और जो हम रासायनिक खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं वहां पर हम कोशिश करें कि जो हमारे जैविक खरपतवार नाशी हैं और नीम बेस्ड जो हैं उनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी जो मिट्टी हमारी प्रभावित हो रही है, जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु उसमें से गायब हो रहे हैं, उन पर हम लगाम लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपनी जो मिट्टी है उसमें गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, और इसके साथ साथ गोबर की कंपोस्ट खाद के साथ अपनी मिट्टी में केचुए की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी और खरपतवार से भी हम बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। जी, तो खरपतवार से निजात पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी फसलों को ही नहीं बल्कि हमारे खेत की मिट्टी को भी काफ़ी प्रभावित करता है, उर्वरता इसकी खराब होती है। तो ऐसे में आप निश्चित तौर पर इनका नियंत्रण तो पहले ही कर लीजिए। बिल्कुल। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल क्या है आइए कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार ब्रशकेतु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी मैम, ये जानना चाहते हैं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है वो कितने साल तक मान्य रहता है उसका, अगर करवाते हैं हम? जी, कितने साल तक मान्य रहता है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर मनोज फिर से आपसे गुजारिश है कि हमारे किसान भाई को बताएं कि कितने समय तक ये मान्य रहता है और मिट्टी की जांच कब कब करवा लें हमारे किसान भाई? देखिए वृषकेतु जी, जो आपने उसकी समय सीमा कही है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड यदि आपने एक बार बनवा लिया है तो वो 3 साल तक मान्य होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में ये निश्चित हो चुका है कि अगर हम 3 साल तक उसके आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हम उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप
आप जैसा पूर्व में बताया है कि प्रत्येक कटाई के बाद अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, तो हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि 3 साल तक मान्य होता है, लेकिन हर कटाई के पश्चात यहाँ पर परीक्षण करवाना बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। और ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है मेंथा फसल प्रबंधन और मृदा एवं उर्वरता प्रबंधन पर। अब समय बहुत ही कम रह गया है, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप इन दोनों ही विषयों के संबंध में अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, तो जल्दी से आप फोन उठा लीजिए क्योंकि समय काफी कम रह गया है। इसके साथ ही डॉक्टर मूलचंद का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, अभी तक हमने बात की जो हमारे किसान हैं मेंथा की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? जिन्होंने अभी तक लगा रखी है फसल अपने खेतों में, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इस समय क्या करें हमारे किसान? जिन किसान भाइयों ने मेंथा की फसल लगाई हुई है तो इस समय फसल दूसरी कटाई के लिए तैयार हो चुकी होगी, तो किसान भाई उसकी कटाई की तैयारी करें और ये ध्यान रखें कि मेंथा की कटाई के समय वायुमंडल साफ होना चाहिए, सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि यदि सूरज की रोशनी नहीं होगी तो वो जो तेल की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होगी। तो एक तो ये ध्यान रखें, इस तरह से अपनी कटाई की प्लान करें ताकि उस समय बादल ना हो, बरसात ना हो और सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा कटाई के लगभग 10-15 दिन बाद उसमें जो नाइट्रोजन की है वो एक जो टॉप ड्रेसिंग डोज होती है 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, वो अवश्य डालें, तो उससे पौधों की बढ़वार बहुत जल्दी होगी और अगली कटाई भी जल्दी आ जाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए इस समय जिन किसानों ने लगा रखी है मेंथा की फसल उनके लिए कटाई यहाँ पर बहुत ही अहम कदम है। कटाई करते समय आपको बहुत अच्छे से सावधानियां बरतनी हैं, लेकिन आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी जो फसल है उसको कीटों और बीमारियों का भी खतरा ना रहे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मूलचंद? जी, मेंथा की फसल में कुछ कीट और व्याधियाँ भी लगती हैं। कीटों में मुख्यतः हैं हेरी, कैटरपिलर, लीफ रोलर और रेड पंपकिन बीटल। तो यदि किसान भाइयों के खेत में ये कीट लगे हुए हैं
तो अगर वो नहीं पहचान पाते हैं तो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में ले जाकर दिखा सकते हैं। तो अगर ये कीट हैं तो उनको मैलाथियन के 0.2% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा उसमें जैसे मैंने बताया कि दीमक और कटवर्म की समस्या भी हो सकती है। तो जिन किसान भाइयों ने ग्रेन्यूल फोरेट 10G ग्रेन्यूल्स रोपाई के पहले डाले हुए थे तो उसमें ये समस्या नहीं होगी। और अगर समस्या है वो नहीं डाल पाए ग्रेन्यूल तो इस समय क्लोरपायरिफॉस एक इंसेक्टिसाइड आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो जैविक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो उसमें नीम केक पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। तो इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो दीमक नहीं लगेगी, कटवर्म नहीं लगेंगे और फसल को पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे। जी, तो देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर कीटों और बीमारियों का भी नियंत्रण करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। ये तमाम बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप या हम ध्यान में रखते हुए खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें फसलें जो हैं अच्छी गुणवत्ता वाली हासिल होती हैं। और जब फसलों की गुणवत्ता अच्छी होती है तो निश्चित तौर पर अच्छा दाम भी उनका मिलता है। और ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा होता है हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य से, उसकी उर्वरा शक्ति से। किस तरह से उर्वरता को हम बेहतर बनाए रख सकते हैं लगातार, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन एक कॉलर यहां पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हाँ हेलो, नमस्कार राकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है सर, जो आप बताते हैं गोबर की सड़ी हुई खाद डालना चाहिए, लेकिन अगर गोबर की 1 महीने पुराना गोबर अगर खेत में डाल दिया जाए तो उससे क्या नुकसान होता है? जी, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में डॉक्टर मनोज आप? देखिए, जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद हम लोग डालने के लिए कहते हैं, वो अगर ढंग से सड़ी नहीं होगी तो वो आप जब जिस खेत में या जिस फसल में आप उसको प्रयोग करेंगे तो वो दीमक उसमें पनपेगी और दीमक हमारे खेत के लिए, हमारे खेत की मिट्टी के साथ साथ हमारी फसल को भी प्रभावित करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप गड्ढा खोदकर वहां पर गोबर डालें और गोबर को अच्छी तरीके से सड़ा लें। सड़ाने के बाद ही उस खाद का प्रयोग करें। जी बिल्कुल, तो देखिए आपको जानकारी मिल गई है यहाँ पर राकेश जी कि सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है और उसको सड़ाना कितना जरूरी है। डॉक्टर मनोज आपके पास से आना चाहेंगे, उर्वरता जो है हमारी मिट्टी की बेहतर बनी रहे लगातार, इसके लिए आप क्या हमारे किसानों को सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मृदा की उर्वरता प्रबंधन करने के लिए या हमारे मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए सबसे पहला अहम रोल है वो हमारा संतुलित उर्वरक प्रयोग है। उसके बाद जो सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण है वो हमारी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर उस पर अनुदान किसान को दे रही है। उस अनुदान का लाभ लेते हुए किसान भाई सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण अपने खेत में प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं भी बनवाया है और आपने उसका प्रयोग कर दिया तो उसमें जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो उसमें रहते हैं और वो हमारी मिट्टी को लाभ पहुंचाते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करिए। इसके साथ साथ हरी खाद के लिए ढैंचा का प्रयोग करिए। ढैंचा अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो आप अगर उसमें उर्द मूंग लेते हैं, लोबिया लेते हैं, तो इन फसलों की जितनी तुड़ाई करनी है तुड़ाई कर लीजिए और तुड़ाई करने के बाद उसको पाटा लगाकर गिरा दीजिए। गिराने के बाद उसको अपने खेत में सड़ा दीजिए तो वो हरी खाद का काम करेगी और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी। दूसरा, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो जिप्सम मृदा सुधारक है उस पर 90% अनुदान दे रही है। उसका प्रयोग किसान भाई यदि करते हैं, जो मृदा सुधारक है वो हमारी बीमार मिट्टी को स्वस्थ बनाने में कारगर है। उसके साथ साथ उसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसल के लिए पोषक तत्व का कार्य करते हैं। उनको भी वो अपने उसमें प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी लाभ लेकर अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा, हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो कि हमारी कम पानी वाली फसलें हों और उनका प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी निश्चित रूप से स्वस्थ होगी। दूसरा, किसान भाई ये सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा खेत की जुताई करेंगे वो हमारी खेत की मिट्टी अच्छी होगी। वहां पर उनको रोटावेटर का प्रयोग कम करने की आवश्यकता है। रोटावेटर की जगह आप कल्टीवेटर का प्रयोग करिए तो उससे आप निश्चित रूप से आप अपनी मिट्टी को, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में उसको सहायक हो सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त सिंचाई का प्रबंध नहीं है तो आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिप सिंचाई के लाभ बहुत हैं।
जो कि आपकी फसलों में आवश्यकता अनुसार पानी देती हैं और अधिक पानी हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब करता है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जो हमारे किसानों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि मिट्टी की उर्वरता आपको बेहतर बनाए रखने के लिए ये जरूर करना है। देखिए, मिट्टी की यहाँ पर स्वास्थ्य आपको बेहतर बनाना है, उर्वरता को आपको बेहतर बनाना है, क्या कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको यहाँ पर विस्तार से बता दिया है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर मनोज आपका, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही डॉक्टर मूलचंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ पर, आपने इतनी अहम जानकारियां मेंथा के संदर्भ में हमारे किसानों तक पहुंचाई हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने मेंथा फसल प्रबंधन और मृदा एवं उर्वरता प्रबंधन के बारे में। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए जानकारी दे देते हैं आपको। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा नैनो यूरिया कृषि में क्रांति। जी हाँ, आपको बता दें, नैनो यूरिया कृषि में क्रांति और दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य, इन दोनों ही विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। बता दें आपको कि आप इन विषयों के संदर्भ में जो भी सवाल हैं पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें, हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर आप हमारे पेज पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आप डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 1800-113-060 इसका नंबर है, जिस पर आप कॉल करेंगे, अपना सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो आपको हमने तीनों जरिए बता दिए हैं, टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप लाइव अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। एक अहम जानकारी दे दें, हमारा ये कार्यक्रम किसी भी समय देख सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। जी हाँ, QR कोड दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर इस वक्त, आपको जल्दी से इसे स्कैन कर लीजिए, आप सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। किसी भी समय आप दूरदर्शन किसान का कोई भी कार्यक्रम देख सकते हैं, हेलो किसान ही आप दोबारा देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में करेंगे मुलाकात नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बैक्टीरिया से होने वाली एक कॉमन बीमारी जो पशुओं और पशुपालकों पर पड़ती है भारी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी व सुअर में माल्टा ज्वर, लक्षण और बचाव। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। अपना पशु चिकित्सक इस रविवार शाम 6:30 पर केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। बदलते मौसम में हो रहा है वायरस का ट्रिपल अटैक। मलेरिया, डेंगू और रहस्यमय बुखार। रहे सावधान, करे बचाव। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113060 केवल दूरदर्शन किसान पर। अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू।
रूपा जी, हमारे जो महिला दर्शक हैं जो आज आपको देख रहे हैं और उनको आपसे प्रेरणा मिलती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, अपने क्या गुण हैं वो जानना ज़रूरी है, अपने क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। आप बस अपना कर्म करते जाओ। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।